सभी को नमस्कार। अभी हम कोरोना काल के संकट से गुजर रहे हैं और इतिहास की इस कक्षा में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति के समाप्ति के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के युग में पहुँचे हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का युग जो है वो महाजनपद काल का युग कहलाता है, क्योंकि इस काल में ऋग्वैदिक काल का कबीला आगे चल कर के जनपद में कन्वर्ट हो गया है। जनपद और जनपदों से महाजनपदों का निर्माण होता है। और राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो बाद में कई जनपद मिलकर के और एक सार्वभौम और एक राजतंत्रात्मक राज्य का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थितियों की अगर हम बात करें तो महाजनपद काल की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस काल के अंदर भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और संपूर्ण राजनीतिक स्थितियां जो है वो महाजनपद काल के या महाजनपदों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई हमें दिखाई देती है। इन 16 महाजनपदों का वर्णन जो है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख मिलता है और अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का वर्णन दिया है। उसमें इस प्रकार से ये 16 महाजनपद है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, गांधार, अवंती और अश्मक। ये तो हैं अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित महाजनपदों का विवरण और उनके नाम। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, लेकिन इनके कुछ एक नामों को छोड़ करके लगभग मिलते जुलते नाम हैं: अंग, बंग, मगध, मले, मालव या अवंती को कहा गया, अच, बच, कच्छ, भाग, लाग, वज्जी, मौली, काशी, कौशल, अवा और समुद्र। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दो ग्रंथ हैं, एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में इन जनपदों का 16 महाजनपदों का बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट उल्लेख जो है हमें दिखाई देता है। वैसे तो महाभारत में लगभग 250 महाजनपदों की बात की गई है, लेकिन ये ग्रंथ काफ़ी बाद में लिखे गए हैं, इसलिए इतिहासकारों ने अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र की जो सूची है उसको ही ज़्यादा ऑथेंटिक और सुव्यवस्थित माना है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि 16 महाजनपद और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये 16 महाजनपद जो थे वो भारत में कहाँ पर अवस्थित थे, इनकी एक ज्योग्राफिकल जो पोजीशन थी वो कहाँ थी। तो छात्रों को ये जानना ज़रूरी है, इसलिए हम एक एक करके इन 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। और इनमें अगर देखा जाए तो पहला नाम है हमारा काशी। काशी महाजनपद जो है वो काशी की स्थिति जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर ये काशी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और उसका आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी वाराणसी थी और ये एक महत्वपूर्ण जनपद था। और इसके अलावा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका राजनीतिक महत्व और स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि कौशल में इसका विलीन हो गया। कौशल ने इस पर विजय प्राप्त कर ली और काशी का विलय जो है कौशल में हो गया है। दूसरा है कौशल।
कौशल आधुनिक यूपी मुख्यतः अवध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, जो उत्तर में नेपाल और पूर्व और पश्चिम में गोमती से तथा दक्षिण में सर्पिका नदी से ये घिरा हुआ क्षेत्र था। और बुद्ध के समय में प्रसेनजीत जो था वो कौशल का शासक था, जिन्होंने एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया था। और कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी, जो तत्कालीन समय में बौद्ध शिक्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती है। इसके बाद आता है अंग। अंग जो है, अंग महाजनपद पूर्वी भाग में स्थित है, भारत के सबसे पूर्वी भाग में है, सुदूर पूर्व में इसको स्थित है। ये बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिले जो है वर्तमान में इस क्षेत्र में आते हैं। और अंग की राजधानी चंपा थी, और इस समय यहाँ का शासक जो था वो ब्रह्मदत्त था। इसके बाद में है मगध। अंग के पास में ही मगध का राज्य है, मगध का महाजनपद है। मगध महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक बहुत बड़ा महाजनपद था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, जो बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजगृह के रूप में सुविज्ञ थी, जिसकी प्रतिष्ठा और श्री बिंबिसार ने इसको और बढ़ा दिया था। और मगध जो है वो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। अगला है वज्जी। वज्जी एक संघ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महत्वपूर्ण गणतंत्रात्मक राज्य था, जो गंगा के उत्तर में नेपाल की तराई तक विस्तृत था। और ये 8 क्षत्रिय परिवारों से मिलकर के बना था, जिनमें विदेह, ज्ञात्रक, लिच्छवी और वज्जी के अतिरिक्त उग्र, भौक, इक्ष्वाकु और कुरु का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। और यहाँ का ज्येष्ठ चेटक था, और इसकी वज्जी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। तत्पश्चात नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल भी गणतंत्रात्मक राज्य हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः गोरखपुर और देवरिया का क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है हमें यहाँ दिखाई देता है। मल्ल की भी 2 राजधानियाँ थी, एक कुशीनगर और दूसरी पावा। अगला है चेदी। ये आधुनिक मध्य प्रदेश, ये चेदी की स्थिति है, आप देखिए। ये आधुनिक मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसकी राजधानी शक्तमती थी। और उसके बाद में अगला है महाजनपद वत्स। वत्स जनपद, महाजनपद जो है मगध और चेदी के मध्य स्थित है, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उदयन यहाँ का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। इसके बाद है कुरु। कुरु ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, और इस कुरु में, कुरु जो है, कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी का वर्णन है कि राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तत्पश्चात पांचाल। पांचाल जो है ये आधुनिक रोहिलखंड और गंगा यमुना का क्षेत्र है। ये पांचाल यहाँ पर अवस्थित है। ये इसकी भी राजधानी है, एक आई क्षेत्र है और दूसरा काम्पिल्य है। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन जनपद कुरु के दक्षिण में मत्स्य के पूर्व और पांचाल के पश्चिम में स्थित है, और ये वर्तमान में भरतपुर और मथुरा का जो क्षेत्र है उसके रूप में इसको जाना गया है। मथुरा ही इसकी राजधानी थी। देन नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद जो था वो राजस्थान का एकमात्र महाजनपद था जो राजस्थान में अवस्थित था। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र जो है वो मिलकर के मत्स्य प्रदेश को बनाता था। मत्स्य महाजनपद का निर्माण होता था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अश्मक अगला है। अश्मक। अश्मक की स्थिति आप देख रहे हैं कि गोदावरी नदी और उसके आसपास का क्षेत्र है, और ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर कोई भी दूसरा महाजनपद हमें नहीं दिखाई देता है। सभी के सभी 15 महाजनपद जो है वो अंग से लेकर के गांधार और इधर मत्स्य से और अवंती से लेकर के सब के सब उत्तर भारत में या मध्य भारत तक स्थित है, लेकिन दक्षिण में या दक्कन में ऐसे महाजनपदों का निर्माण हमें नहीं दिखाई देता। अस्मक की राजधानी जो थी वो पौतली थी,
और अगला है अवंती। अवंती छठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद था। चूँकि मगध की और इतिहासकारों का ध्यान ज़्यादा गया, इसलिए अवंती के साथ इतिहास लेखन में थोड़ा न्याय नहीं हो पाया। और अवंती का शासक जो था वो चंड प्रद्योत बड़ा शक्तिशाली शासक माना जाता है। कहा जाता है कि चंड प्रद्योत ने एक समय में जो है वो गांधार पर आक्रमण किया था। यहाँ से आप देख रहे हैं कि बहुत दूरी पे है गांधार, यहाँ पे आक्रमण किया था। हालांकि विजय प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन फिर भी अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के कारण चंड प्रद्योत प्रसिद्ध था। और अवंती की दो राजधानियाँ थी, एक उज्जैन और दूसरी महिष्मती। इसके बाद हम देख रहे हैं गांधार। गांधार पश्चिमोत्तर भारत में स्थित, ये वर्तमान में पूर्वी अफगानिस्तान, कश्मीर और तक्षशिला जैसे क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं, और तक्षशिला ही इसकी राजधानी थी। तत्पश्चात अंतिम और 16वां महाजनपद है कंबोज। कंबोज गांधार के ही पास स्थित ये महाजनपद था, और ये कभी स्वतंत्र रहा है और कभी इसका गांधार के साथ ही जो है रिश्ता रहा है। इसकी राजधानी हटन या राजपूत का उल्लेख इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 16 महाजनपद है जिनकी भौगोलिक स्थिति जो है हमने इस मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाई। तत्पश्चात हम आते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियों। ये एक स्लाइड जो है आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के हिसाब से, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों के हिसाब से, कि महाजनपद जिनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है, इनके नाम और आगे राजधानियाँ दी गई हैं। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की गिरिब्रिज, बाद में राजगृह हो गई, और हम देखते हैं कि मौर्य काल तक आती थी पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती है। वज्जी की राजधानी वैशाली, मल की दो राजधानियाँ पावा और कुशीनारा, चेदी की शक्तमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल की अहिच्छत्र, शूरसेन की मथुरा, मत्स्य की राजधानी बैराट, अवंती की दो राजधानियाँ उज्जैन और महिष्मती, अश्मक की पौतली। ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। गांधार की तक्षशिला और कंबोज की हट्टन। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से थी। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर इसको हमें याद रखना है, ताकि प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम ठीक से सॉल्व कर सकें। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व की मुख्य राजनीतिक प्रवृत्तियों की हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपका, 200 शब्दों का या 500 शब्दों का है, जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेन ट्रेंड्स क्या दिखाई दे, पॉलिटिकल ट्रेंड्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं। इन ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वह यहाँ महाजनपद है। महाजनपद 16 महाजनपदों का हमें विस्तार से उल्लेख विभिन्न साहित्यिक स्रोतों के अंदर देखने को मिल रहा है। विस्तार से इनकी चर्चा और यहाँ के शासक और राजधानियों के बारे में हमें पता चलता है। तो पहली अगर प्रवृत्ति देखी जाती है तो ये पहली प्रवृत्ति है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि इस काल में ये महाजनपदों में जो है विभाजित था। पूरा का पूरा भारत जिसको हम कह रहे हैं, ये भारत अलग अलग महाजनपदों में, छोटे छोटे महाजनपद थे जिनके अंदर अपने अपने शासक थे, अपने अपने दायरे में ये लोग सीमित थे, और सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र व्यवस्थाएं थी। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई केंद्रीकृत सत्ता या कोई सार्वभौम सत्ता जैसी कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए ये एक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है। और दूसरी बात ये थी कि ये संघर्षमय जनपदों का युग कहा जाता है। विभिन्न जनपद जो है आपस में एक दूसरे को परास्त करने, जीतने और उसमें वो अपना विलय करने के लिए दूसरे जनपदों पर आक्रमण करते रहते थे। इसलिए ये विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ इस काल में हमें दिखाई देती हैं। दूसरी प्रवृत्ति है केंद्रीकरण का प्रारंभ।
देखिए विकेंद्रीकरण के ठीक विपरीत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इस काल में 16 महाजनपद थे, उनमें से कुछ जनपदों ने अपने आप को शक्तिशाली बना करके और अपने आसपास के महाजनपदों के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए और उनका विलय करके और एक साम्राज्यवादी नीति, एक विस्तारवादी नीति का अवलंबन किया है। उनमें 4 महाजनपदों के नाम मुख्य रूप से जाने जाते हैं, जिनमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये 4 महाजनपद थे जिन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों का या महाजनपदों को विलय करके और अपने अपने महाजनपदों को विस्तार किया। बुद्ध के जीवन काल में हम देखते हैं कि मगध ने अंग का विलय कर लिया। बाद में कौशल ने अपने पड़ोसी महाजनपदों अवंती ने जो है अपने पास के जो महाजनपद थे उनका विलय करके, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सभी शक्तिशाली महाजनपद थे। उन्होंने निर्बल और जो छोटे महाजनपद थे उन पे अधिकार करके और एक एकीकृत राजतंत्रात्मक राज्यों का निर्माण किया। और अंत में हम देख रहे हैं कि मौर्य काल या उससे पहले आते आते मौर्य काल में आप देख रहे हैं मगध जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है इसी केंद्रीकरण की व्यवस्था को प्रारंभ करके। अगला है गणराज्यों का अस्तित्व। देखिए महाजनपदों के साथ साथ हमें इस काल में कुछ गणराज्यों की 10 गणराज्यों का एक उल्लेख हमें दिखाई देता है। और इन 10 गणराज्यों में अगर हम बात करें तो कपिलवस्तु के शाक्य 10 गणराज्यों की एक सूची है, जिसका मैं आपको नाम बता दूं कि कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, सुसुमार पर्वत के मग, कैशपुत के कालाब, मिथिला के विदेह और आलकप के बुल्ली। ये 10 गणराज्य हैं जिनका उल्लेख भी हमें तत्कालीन जो है राजनीतिक प्रवृत्तियों में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस काल में महाजनपदों की विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण के प्रारंभ के साथ साथ कुछ गणतंत्रीय राज्य भी हमें दिखाई देते हैं, जिनमें वर्तमान समय की जनतांत्रिक व्यवस्थाओं के कुछ चिन्ह उस काल में हमें दिखाई देते हैं। पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो एक सेलेक्टेड मेथड से होती है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ पर होती है, सभाएं होती हैं, जिस प्रकार से चुने हुए सदस्य जा कर के विभिन्न विषयों पर अपना मत प्रदान करते हैं और उस पर जो नीतियाँ बनती हैं। अगली प्रवृत्ति की हम बात करें तो वो है विदेशी आक्रमण। इस काल में हम देख रहे हैं कि ईरानी शासक डेरियस प्रथम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है और ये सिंधु तट तक इसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया है। और इतिहासकार हेरोडेटस ने लिखा है कि डेरियस प्रथम का जो प्रांत का राज्य है, उस राज्य का 20वां प्रांत जो है वो सिंधु तट तक का क्षेत्र जो भारतीय प्रांत बताया गया है वो 20वां राज्य बताया है। और यहाँ से उसको होने वाली आय जो है उसका 360 टैलेंट का वर्णन किया है कि 360 टैलेंट की आय जो है इस भारतीय क्षेत्र से इसको होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विदेशी आक्रमण हो रहा है, इसके प्रति भारतीय शासकों में चिंता और जिज्ञासा दिखाई नहीं दे रही है। वो इस चीज़ को लेकर के अपने आप को बिल्कुल आशान्वित नज़र आते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और यही टेंडेंसी आप देख रहे हैं भारतीय शासकों की, ये टेंडेंसी जो है वो आज हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के मध्यकाल तक मुस्लिम सत्ता की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से राजपूत राज्य आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन एकत्र होकर के कोई एक यूनियन बना करके और विदेशी हमलावरों का मुकाबला नहीं किया। तो ये एक लंबी चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो कि शायद भारतीय शासकों में एक आनुवंशिक रूप से जो है वो जो आगे तक चलती रही। बीच में कुछ उदाहरण मौर्य काल के या गुप्त काल तक के हम छोड़ सकते हैं,
तत्पश्चात ये टेंडेंसी वापस उभर करके सामने आती है। शासकों की केवल स्थानीय राजनीति में ही रुचि है। शासक जो हो रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य और अपने राज्य की जो पेरीफेरी है, सीमाओं तक ही की चिंता रहती है। इसके अलावा ज़्यादा विस्तारवादी होने की या विदेशी आक्रांताओं से रक्षा करने की या एक संगठित होकर के उनका सामना करने की चिंता हमें नहीं दिखाई दे रही है। और अगली प्रवृत्ति है उत्तर भारत का दक्षिण भारत के साथ एक उपेक्षात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है इस काल के अंदर, कि हम दक्षिण से भी ठीक से कनेक्ट नहीं है, उनसे भी हम ठीक से जुड़े हुए नहीं हैं। अश्मक एकमात्र दक्षिणी महाजनपद है जिसका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर दिखाई देता है। इसके अलावा अश्मक के अलावा किसी दूसरे महाजनपद के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की कुछ राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ये जो महाजनपद काल और प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में हमने बात की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।